गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए हम लोग आज मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं ICAI का। तो मॉक टेस्ट पेपर देखते हैं, सीरीज़ 1। आपके सामने मॉक टेस्ट पेपर है, आपके हाथ में भी मॉक टेस्ट पेपर है। हमारे गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क स्टूडेंट्स ICAI के वेबसाइट से आप लोग ओपन कीजिए। मॉडल टेस्ट पेपर ये हमारा आपकी स्क्रीन पर भी दिखेगा, सॉल्यूशन भी दिखेगा, और आप चाहो तो वेबसाइट से ओपन भी कर लो। आप जाओगे ICAI की वेबसाइट पर, वहाँ पर आप जाओगे स्टूडेंट सेक्शन में, वहाँ पर आप जाओगे बोर्ड ऑफ स्टडीज़ सेक्शन में, वहाँ से आपको मिलेगा आपका मॉक टेस्ट पेपर। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। मॉक टेस्ट पेपर 1। मॉक टेस्ट का मतलब है स्पेसिमेन। जैसा आपका फाइनल पेपर आएगा वैसा एक मॉक टेस्ट ICAI ने आपको बनाकर दिया है। सबसे पहले देखो क्वेश्चन पेपर पर क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। ये सारी इंस्ट्रक्शन आपने क्लास टेस्ट देते समय भी देखी हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपल्सरी, आंसर एनी 4 आउट ऑफ द रिमेनिंग 5। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है आपने गलती से सारे अटेम्प्ट कर दिए। हाँ, अगर ऐसा कर दिया आपने, अगर आपने सारे अटेम्प्ट कर दिए तो सिस्टम ये होता है ICAI लास्ट वाला छोड़ देगा क्वेश्चन, और स्टार्टिंग से जो फर्स्ट 5 आएंगे वो चेक कर देंगे। तो अगर आप ऐसा कोई खुराफात करने की सोच रहे हो तो क्या होगा उसका रिज़ल्ट, वो मैं आपको बता रही हूँ। पहले 5 चेक होंगे, लास्ट वाला छोड़ दिया जाएगा। और साथ में देखो क्वेश्चन पेपर क्या कह रहा है, वेयर एवर नेसेसरी suitable assumptions should be made and disclosed by way of notes forming part of the answer, and working notes should form part of the answer। तो आप हमेशा कहते हो मैम ये भी वर्किंग नोट बनाए, ये भी बनाए। क्या कह रहा है क्वेश्चन पेपर, बनाओ, एंड दे शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द आंसर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपल्सरी। ट्रू और फॉल्स से स्टार्ट करें। वेजेस पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी आर डेबिटेड टू P&L अकाउंट। स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। इरेक्शन यानी कि इंस्टॉलेशन, अगर मशीनरी की इंस्टॉलेशन पर वेजेस हैं तो कहाँ जाएंगे, मशीनरी की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। हमारा आंसर होगा इट शैल बी डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। उसके बाद अमाउंट स्पेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेरी हट्स विच आर नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिनेमा हाउस and were demolished when the cinema house was ready is called capital expenditure। क्या कहते हो? स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन खुद ही चिल्ला के बोल रहा है नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्शन। तो अब अगर कोई चीज़ उसको डिमोलिश करना कंस्ट्रक्शन के लिए नेसेसरी है तो उसकी कॉस्ट क्या मानी जाएगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। Additional commission to consignee who agrees to bear the loss on account of bad debt is called del credere commission। del credere बोल सकते हैं, del credere बोल सकते हैं, del credere बोल सकते हैं, कुछ भी बोलो। कमीशन कौन सी है, del credere। स्टेटमेंट इज फॉल्स। In the calculation of average due date, only the due date of first transaction must be taken as the base date। False। Base date हम किसी भी डेट को बना सकते हैं। Due date of any transaction can be taken as the base date। Then point number 5,
Business of partnership must be carried on by all the partners. False. क्या statement correct है? By all or by any one of them acting for all. Then 6. Debenture interest is payable after the payment of preference dividend but before the payment of equity dividend. क्या कहते हो? Statement is false. Debenture interest is payable before the payment of preference and equity. फिर देखो second part, B part. What services can a CA provide to the society? बोलो. सबसे पहले मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फिर स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, टैक्सेशन, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, फाइनेंशियल एडवाइजरी, और लास्ट में सेक्रेटेरियल वर्क, शेयर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, आर्बिट्रेशन, बहुत सारे काम आप कर सकते हो. फिर देखो सी पार्ट, कैलकुलेट द मिसिंग अमाउंट. कितना मुश्किल क्वेश्चन है, नहीं है ना? ऊपर से कंपल्सरी क्वेश्चन. कैलकुलेट द मिसिंग अमाउंट. एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. अगर मैं बोलती ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो तुम यकीन नहीं करते. अब तुम्हारे सामने आया हुआ है, निकाल लो चारों अमाउंट. आसान है. एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. सॉल्व कर लो और उसके बाद सॉल्यूशन सेट से सारे आंसर आप मिला लो क्वेश्चन नंबर 1 के. तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया. सॉल्यूशन देख लो क्वेश्चन 1 का. सॉल्यूशन आपके सामने भी है, आपके हाथ में भी है. आराम से देख लो, चेक कर लो, तसल्ली से पढ़ लो. कोई डाउट हो तो पूछो. क्वेश्चन 1 का ए पार्ट देखो. हमारे सारे आंसर सही हैं, जो आपने आंसर कहे थे वही हैं. और रीज़न भी पढ़ लो कैसे आंसर दिया ICAI ने. अभी जो लास्ट टेस्ट हुआ था उसमें मैंने आपसे एक ट्रू और फॉल्स पूछा था. उसमें लिखा हुआ था रिसीट एंड पेमेंट हाईलाइट टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर. तो उसकी करेक्ट स्टेटमेंट कैसे बनेगी? रिसीट एंड पेमेंट हाईलाइट टोटल रिसीट एंड टोटल पेमेंट. तो हर्ष ने पता है क्या किया? हर्ष एब्सेंट है ना, हर्ष ने किया है उसको. स्टेटमेंट इज फॉल्स. रिसीट एंड पेमेंट डजंट हाईलाइट इनकम एंड एक्सपेंडिचर. देखो ऐसे नहीं करना है हमें, ट्रू और फॉल्स को करेक्ट. तो फॉल्स जो स्टेटमेंट है उसका सही आंसर लिखना है. इतना इंटेलिजेंट आंसर हमें नहीं देना, ठीक है? देखो पॉइंट नंबर बी का आंसर देखो कैसे दिया ICAI ने. कुछ नहीं लिखना, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ पॉइंट बाय पॉइंट ख़त्म. एक इंट्रोडक्टरी पैरा और साथ में सिर्फ पॉइंट्स, मेन हेडिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं. फिर उसके बाद थर्ड अकाउंटिंग इक्वेशन. देखो कैसे आंसर दिया, सीधा आंसर है. हम तो फिर भी क्या करते, इक्वेशन बना देते और फिर आंसर निकाल लेते. तो बोलो क्वेश्चन 1 ओके है. चलें क्वेश्चन 2 पे. सब ने कर लिया? क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. क्वेश्चन 2 में आ रहे हैं हमारे पास 2 पार्ट. 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है. 10 मार्क्स के 2 पार्ट हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट. Messrs Krishna took lease of a quarry on 1119 for rupees 6 crores. As per technical estimate, total quantity of mineral deposit is 12 lakh tons. Depreciation is charged on the basis of depletion method. Extraction pattern is as follows: years and quantity extracted. Show the quarry lease account and depreciation account for the year 19 to 21. सबसे पहले तो देखो डेप्रिसिएशन लगाते हैं.
क्वारी है, माइन है, इन सब पे कौन सा मेथड लगाना है? डिप्लीशन मेथड। डिप्लीशन मेथड से डेप्रिसिएशन निकालें तो कैसे निकालते हैं? कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड एक्सट्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स एक्सट्रैक्टेड ड्यूरिंग द ईयर। तो कॉस्ट हमारी हो गई 6 CR, स्क्रैप हमारा कुछ नहीं है, टोटल एस्टिमेटेड एक्सट्रैक्शन 12 लाख टन्स। 2019 की डेप्रिसिएशन के लिए इनटू 12,000, 2020 के लिए इंटू 60,000, 21 के लिए 90,000। तो पहले तो देखो डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है तीनों सालों की। कितनी डेप्रिसिएशन आ रही है? 6 लाख। कैलसी शॉर्टकट का यूज़ करेंगे, बारी बारी नहीं लिखना। 6 करोड़ अपॉन में 12 लाख। कैलसी शॉर्टकट का यूज़ करोगे पहली बार पूरा, उसके बाद सिर्फ 60,000 और फिर सिर्फ 90,000। तो कितनी आ गई डेप्रिसिएशन? 30 लाख, 45 लाख। तीनों सालों की डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमने निकाल लिया। अब क्योंकि हमें दोनों अकाउंट्स बनाने हैं तो अकाउंट्स में अकाउंट हम ठीक से बनाएं, उसके लिए बेस है जर्नल एंट्री। सबसे पहले जर्नल एंट्री सोचते हैं 2019 में क्या क्या होने वाली है। 19 में हमने लीज एक्वायर की है। सबसे पहली एंट्री बनेगी क्वारी लीज टू बैंक। हमारे एसेट का नाम यहाँ पर क्या हो जाता है? क्वारी लीज। सबसे पहली एंट्री बनेगी क्वारी लीज टू बैंक। उसके बाद ईयर एंड में लगाएंगे डेप्रिसिएशन। जर्नल एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन टू क्वारी लीज। और लास्ट में डेप्रिसिएशन P&L में ले जाएंगे, P&L टू डेप्रिसिएशन। 2019 में 3 एंट्री, 2020 में 2 ही एंट्री डेप्रिसिएशन की, और 2021 में 2 ही एंट्री डेप्रिसिएशन की। लीज़ हमारी एक्सपायर नहीं हो रही, नई हमने कोई लीज़ नहीं ली, कोई परचेज सेल कुछ नहीं है, सिर्फ ये एंट्रीज़ हमारी बनेंगी। इसके हिसाब से क्वारी लीज़ अकाउंट में क्या हम कह सकते हैं? एक तो टू बैंक आ जाएगा, दूसरा बाय डेप्रिसिएशन आ जाएगा, और जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्या आएगी? बैलेंस कैरिड डाउन, क्योंकि हमारा एसेट है। और डेप्रिसिएशन अकाउंट में टू क्वारी लीज बाय P&L अकाउंट क्लोज। यही 2 अकाउंट बनाने हैं। अब चेक करो सॉल्यूशन। अब देखो जैसे बना रखा है वैसे ही बनाएंगे, क्वारी लीज और डेप्रिसिएशन। कुछ नहीं, वो तो आएगा ही नहीं इस केस में आपकी। तो देखो क्वारी लीज अकाउंट ऐसे ही बना हुआ है, आप आराम से अमाउंट सारे चेक कर लो और फिर उसके बाद आसान सा डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक बहुत पहले ना लीज मेथड होता था डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का, तो वो आपके कोर्स से डिलीट हो चुका है। तो कभी कभी ऐसा कन्फ्यूजन होता है कि क्या ये वो लीज़ वाला मेथड है, तो नहीं, ये लीज़ मेथड नहीं है, ये तो हमने एसेट को लीज़ पे लिया है, तो ये नॉर्मल अकाउंटिंग है हमारी डेप्रिसिएशन के साथ। तो कभी ऐसी कोई बात सुनो लीज़ मेथड है, तो वो पुराना होता था, वो कोर्स से हट चुका है, इसका उस मेथड से कोई कनेक्शन नहीं है, सिंपल एसेट है, डेप्रिसिएशन डिप्लीशन से लगाया और अपना आंसर हमने निकाल लिया। क्लियर है? आगे चलें। तो भाई चलते हैं अगले सवाल पर।
क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। On 30th June 2021, cash book of Miss Suman, bank column of account number 1, shows a bank overdraft of 197,400. On going through the bank passbook for reconciling, she found the following. हमारे पास स्टार्टिंग में गिवन है बैंक ओवरड्राफ्ट। कौन सी बुक का? कैश बुक का। हमने सीखा था अगर हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है बैंक ओवरड्राफ्ट से, क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं। एक तो है आप 197,400 को माइनस करो, बाकी हम जैसे प्लस माइनस कर रहे थे वैसे ही चलेगा। दूसरा तरीका है 197,400 को प्लस रखो और आपके सारे प्लस माइनस बदल दो। ओवरऑल दो तरीके हैं, आसान ये वाला है तो हमने इसी को फॉलो किया है क्लास में। ओडी के साथ लगा दो माइनस का साइन और साथ में सारा प्लस माइनस आपका वही हैंड मूवमेंट से रहेगा। तो देखते हैं 1 बाय 1 ट्रांजैक्शंस प्लस करें कि माइनस। क्यों नहीं करोगे? अरे वाह, अगर तुम एग्ज़ाम में ऐसे 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 कर रहे हो और बच्चे देख रहे हैं तो देखने दो। जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा तो भी तो बच्चे देखेंगे, तो नहीं देखेंगे कि अरे ये तो वही है हमारे एग्ज़ाम में ऐसे ऐसे कर रहा था, अच्छा ऐसे ऐसे करने से नंबर आ रहे थे, अगली बार हम यही करेंगे। पूछेगा लक्ष्य ये कहाँ सीखा? MKG में सीखा था, वहाँ जाओ ऐसे ऐसे करो और आंसर आ जाएंगे। हाँ, तो बिल्कुल पेपर में घबराना नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है। तुम लोग क्या दुनिया से डरते हो यार, तुम लोगों की हद है। ये कोई बात है? तुम्हारी कोई एज है दुनिया से डरने वाली? ये एज है तुम्हारी, ये तुम्हारी एज है बिंदास रहो, जो करना है करो, जिसको जो सोचना है सोचता रहे, ठीक है। इससे ज़्यादा फोकस इस बात पर है कि प्लस माइनस सही निकलना चाहिए। देखिए हम ज़रा इससे कुछ हो रहा है कि नहीं। देखो पॉइंट नंबर ए, आउट ऑफ चेक्स ड्रॉन। ड्रॉन का मतलब क्या था? मैं तो भूल गई हूँ, क्या मतलब था? अच्छा इशूड था। आउट ऑफ चेक्स इशूड ऑन 26 जून। जैसे ही डेट आ गई सबसे पहले माइंड में लाओ BRS किस दिन बना रहे हैं? 30 जून। Out of checks issued on 26 June, those for rupees 14,800 were cashed. Cashed का मतलब presented. Were cashed by the bankers on 2nd July. मतलब कि 14,800 के चेक as on 30th June क्या है? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। दोनों बुक साथ साथ चल रही हैं, कैश बुक पासबुक। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड कहाँ एंट्री हो गई? कैश बुक में, पासबुक वहीं पर है। कैश बुक में एंट्री होने की वजह से कैश बुक का बैलेंस कम हो गया। अब मेरा मूविंग हैंड कौन सा है? कैश बुक। कैश बुक से पासबुक तक जाना है, क्या करेंगे? प्लस। तो इसको तो हम प्लस कर देंगे, प्लस 14,800। फिर देखो अगला डिफरेंस, अ क्रॉस्ड चेक। क्रॉस चेक कौन सा वाला था? जिसके ऊपर हम ऐसे डबल लाइन ड्रॉ करते हैं और उसका रिजल्ट क्या होता है? पेमेंट जो है वो अकाउंट में आएगी, हाथ में आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। अ क्रॉस चेक फॉर रुपीज़ 3,000 गिवन टू अब्दुल। क्रॉस चेक हमने दिया है गिवन टू अब्दुल। तो हमारे लिए चेक इशूड होगा या डिपॉजिटेड होगा? इशूड होगा, ठीक है। चेक इशूड है, हमने दिया है अब्दुल को क्रॉस करके। इट वॉज रिटर्न्ड बाय हिम। अब्दुल ने हमें रिटर्न कर दिया, बोल रहा है मेरे पास नहीं है, मुझे पैसा चाहिए, बैंक अकाउंट में मत डलवाओ, मेरे हाथ में मुझे पैसा दिलवाओ, ये क्रॉस चेक अपना पकड़ो और मुझे क्या दे दो? बियरर चेक। सो इट वॉज इशूड टू हिम ऑन 1st July।
हमने उसे क्रॉस चेक दिया, उसने हमें वापस करा, हमने उसे नया चेक दिया बियरर, हमने उसे बियरर चेक दिया है 1 जुलाई को, तो क्रॉस चेक दिया होगा ऑब्वियसली उससे पहले। तो ये जो चेक है जो हमने इशू कर दिया, क्या ये बैंक में कभी प्रेजेंट हुआ? नहीं। तो एज ऑन 30 जून ये क्या है? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। उसी बात को घुमा फिरा के बोल दो, बात तो वही है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तो हम वापस से प्लस कर देंगे 3000। उसके बाद पॉइंट नंबर सी, कैश एंड चेक्स अमाउंटिंग टू ₹13,600 were deposited in the bank on 29th June, but checks worth ₹5,200 were cleared on 1st July, and one check of ₹1,000 was returned by them as dishonored on the latter date. हमने 29 जून को 13,600 के चेक डिपॉजिट किए, उसमें से क्वेश्चन कह रहा है 5,200 के क्लियर हुए 1 जुलाई को, यानी कि एज ऑन 30 जून चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड। और फिर कह रहे हैं एक चेक 1,000 रुपये का, ये डिसऑनर भी हो गया था बाद में किसी लेटर डेट पर जाकर। ये किसी लेटर डेट पर जाकर के डिसऑनर हुआ, इसका मतलब एज ऑन 30 जून क्लियर तो नहीं हुआ ना, बाद में डिसऑनर हुआ, तो एज ऑन 30 जून क्लियर तो नहीं हुआ। तो 30 जून को क्या हम कह सकते हैं? चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड अमाउंटिंग टू 6,200। 5,200 के तो क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है, 1,000 रुपये के घुमा के बोल रहा है। अगर ये 1,000 रुपये का चेक बाद में डिसऑनर हुआ, मतलब 30 जून को तो क्लियर नहीं हुआ था, तो चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड। अब हम लगाएंगे छोटे वाला शॉर्टकट, इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड प्लस हुआ है, तो डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड माइनस हो जाएगा। तो अभी तक हमने देखा प्लस 14,800 प्लस 3,000 माइनस 6,200। उसके बाद अगला, अकॉर्डिंग टू सुमन्स स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। स्टैंडिंग मतलब जो इंस्ट्रक्शन खड़ी हैं जो हमने दी हैं बैंक को, द बैंकर्स हैव ऑन 30th June paid ₹1280 as interest to her creditors, paid quarterly premium on her policy amounting to 640, and have paid a second call of ₹2,400 on shares held by her and lodged with the bankers for safe custody. They have also received। तो पहले पेड की बात कर लेते हैं। बैंक ने हमारे बिहाफ पे इंटरेस्ट दे दिया, प्रीमियम दे दिया, शेयर्स की सेकंड कॉल दे दी। तो दोनों बुक्स में से कहाँ एंट्री हो चुकी है? पासबुक में। पेमेंट है, पासबुक का बैलेंस कम है। मूविंग हैंड कैश बुक है, कैश बुक से पासबुक तक जाना है, तो क्या करेंगे? माइनस। तो ये सारी की सारी पेमेंट्स माइनस कर देते हैं। 1280, 640, 2400। अब अगर हमने पेड माइनस किया है तो रिसीव क्या करेंगे? प्लस करते चलेंगे। बैंक ने क्या क्या रिसीव किया है? 600 रुपये डिविडेंड, इंश्योरेंस क्लेम 3200 का, और इस पर बैंक ने हमसे ली है कमीशन 400 रुपीज़। तो देखो रिसीव ऐड कर दें 600, साथ में ऐड कर देते हैं 3200, कमीशन क्या करें? माइनस कर देते हैं 400। क्लियर यहाँ तक? फिर उसके बाद बैंकर्स सीम टू हैव गिवन अ रॉन्ग क्रेडिट ऑफ ₹2,000 पेड इन बाय हर इन अकाउंट नंबर 2 and wrong debit
in respect of a check for rupees 1200 drawn against her again in account number 2. तो हम लोग तो अकाउंट नंबर 1 देख रहे हैं, तो आपने अकाउंट नंबर 2 का कुछ हमारे केस में कर दिया, तो रॉन्ग क्रेडिट और रॉन्ग डेबिट. रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक. बैंक जब क्रेडिट करता है पासबुक को बढ़ाता है, तो पासबुक बढ़ी हुई है, मूविंग हैंड कैश बुक, कैश बुक से पासबुक तक जाना है, प्लस करेंगे तो प्लस हो जाएगा रॉन्ग क्रेडिट 2000. रॉन्ग क्रेडिट प्लस हो गया तो रॉन्ग डेबिट माइनस हो जाएगा माइनस 1200. अब देखो भाई ओडी आ रहा है या बैलेंस आ रहा है. ओडी आ रहा है, कितना आ रहा है 185920 ओडी. तो चलो आप सॉल्यूशन देखें, क्या हमारा आंसर भी यही है. अरे वाह, ये तो ICAI ने सॉल्व भी कैसे करा, ये माइनस लेके. कमाल हो गया. पूरी बुक में कैसे सॉल्व कर रहे थे, इसको प्लस लेके और प्लस माइनस रिवर्स करके. इस बार पहली बार किया है इन लोगों ने ये काम. पहली बार ऐसा करा है कि ओडी को जो है माइनस ले लो और उसके बाद सारा प्लस माइनस हमारा सेम रहेगा. तो हमारे लिए तो अच्छा है, हमने तो प्रैक्टिस भी इसी मेथड से की है. अब देखिए सारा प्लस माइनस सब ठीक चल रहा है. 185920 यही बताया था आपने. हाँ, 185920 ओडी एज पर पासबुक. तो 40 नंबर पक्के हो गए. 40 नंबर आ जाएंगे ना यहाँ तक. फर्स्ट भी हो गया हमारा, सेकंड भी हो गया. हाँ, चलिए फिर आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, पहले देखो कितने पार्ट्स हैं. 3 पार्ट आ रहे हैं. 10 + 5 + 5. पहला पार्ट 10 नंबर है, फिर 5 और 5. पहला कंसाइनमेंट है, दूसरा कौन सा है अकाउंट करंट, और तीसरा है हमारा सेल ऑन अप्रूवल. तो चलो फिर कंसाइनमेंट से स्टार्ट करें. कंसाइनमेंट याद है सबको, नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस. चलो, निशांत ऑफ नोएडा कंसाइंड. सबसे पहले देखते हैं बनाना क्या है. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द एंड, एंड प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट शोइंग प्रॉफिट और लॉस इफ राजा इज एंटाइटल्ड टू 5% कमीशन ऑन सेल्स. तो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है और वैल्यूएशन हमें निकालनी है. क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग सोल्यूशन खोल लो. एक एक पॉइंट पढ़ते हैं, देखते हैं अकाउंट में पोस्ट कैसे कैसे हुआ है. तो एक एक पॉइंट पढ़ते जाते हैं, देखते हैं पोस्टिंग कहाँ कहाँ होनी है. निशांत ऑफ नोएडा कंसाइंड 15,000 kgs of sugar at ₹30 per kg to his agent at गुड़गांव. तो क्या करना है कंसाइनमेंट अकाउंट में, 2 goods sent on consignment, 15,000 into में 30. He spent ₹5 per kg as freight and insurance for sending the sugar at गुड़गांव to बैंक. कंसाइनर का खर्चा है टू बैंक, कंसाइनी का खर्चा होगा टू कंसाइनी. खास ध्यान रखना, मिक्स नहीं करना आपस में. कंसाइनर का खर्चा टू बैंक, कंसाइनी का खर्चा टू कंसाइनी. ये कंसाइनर ने किया तो टू बैंक, कितना अमाउंट 15,000 इंटू में 5. ऑन द वे 100 kgs ऑफ शुगर वॉज लॉस्ट ड्यू टू लीकेज. पक्का चूहे खा गए होंगे चीनी, है ना. चूहे खा जाते हैं, चढ़ जाते हैं ट्रक में जहाँ चीनी वीनी है, खा गए. कह रहे हैं भाई नॉर्मल लॉस है. एंड 400 kgs ऑफ शुगर वॉज डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट. तो टोटल नुकसान कितना हो गया
500 kgs, 500 किलो चीनी। 500 किलो चीनी का नुकसान, जिसमें से नॉर्मल कितना मान रहे हैं, 100 किलो, तो एब नॉर्मल हो गया हमारा 400 किलो। 9,000 was paid to consignor directly by the insurance company as insurance claim। अभी इसमें से अकाउंट में कुछ नहीं जाएगा, वैल्यूएशन करना पड़ेगा एब नॉर्मल लॉस का। आगे चलते हैं। राजा सोल्ड 7500 kgs एट ₹60 पर kg। ले जाएं इसको अकाउंट में। बाय कंसाइनी, बाय सेल्स नहीं लिखना, बाय कैश नहीं लिखना, बाय कंसाइनी। 7500 इंटू 60 ठीक चल रहा है आपके अकाउंट में। फिर ही स्पेंड 33,000 ऑन एडवर्टीजमेंट एंड रेकरिंग, तो 2 कंसाइनी, एडवर्टीजमेंट एंड रेकरिंग एक्सपेंस 33,000। उसके बाद कंसाइनी की कमीशन ले लो 5% ऑन सेल्स, 2 कंसाइनी कमीशन 22,500। ठीक है, कमीशन आ गई, कमीशन पोस्ट हो गई अकाउंट में। अब हमारा काम रह गया है लॉस देखना और स्टॉक देखना। सबसे पहले अब नॉर्मल लॉस देखते हैं। 400 kgs ऑफ शुगर का लॉस है क्वांटिटी में, मनी के टर्म्स में निकालें हमारा एब नॉर्मल लॉस। ₹400 किलो पे पहले तो 30 रुपये जो हमारी कॉस्ट है, उसके बाद क्या 5 रुपये भी लगेगा? हाँ, क्योंकि हमने इस पर भी फ्रेट इनकर किया, तो प्लस 400 किलो पे 5 रुपये। और कोई खर्चा हो रहा है? और कोई खर्चा नहीं हो रहा। ये आ गया वैल्यू ऑफ लॉस, देखो कितना आ रहा है, 14,000। 14,000 में से हमने इंश्योरेंस करवाया 9,000, तो भाई हमारा नेट लॉस हो गया 5,000 का। मुझे एक शेर याद आ गया इंश्योरेंस क्लेम पर, बोलूं? काश कोई प्यार का इंश्योरेंस करवा देता, हर महीने प्रीमियम भरवा देता। प्यार में वफ़ा मिलती तो ठीक, वरना बेवफ़ा पे जो खर्चा किया उसका क्लेम तो दिलवा देता। तो भाई यहाँ हमें क्लेम मिल गया है 5,000 रुपये का। अब बोलो अकाउंट में क्या क्या जाएगा, कैसे कैसे जाएगा? बाय बैंक 5,000, बाय P&L, या लिखो बाय एब नॉर्मल लॉस 9,000। क्लेम मिल गया है। पहले ये बताओ क्लेम मिल गया या एडमिट हुआ है? पेड टू कंसाइनर डायरेक्टली। तो भाई बाय बैंक 9,000, बाय P&L या एब नॉर्मल लॉस 5,000। अच्छा, नॉर्मल लॉस की क्या कोई जनरल एंट्री होती है? नहीं। उसका इफ़ेक्ट किस पर आता है? कॉस्ट प्राइस पर। तो अब जब हमें कंसाइनमेंट स्टॉक वैल्यू करना है, तो वहाँ पर कौन सा प्राइस लेना पड़ेगा? न्यू कॉस्ट प्राइस। अब ये मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था, ये एक रेयर क्वेश्चन बनेगा जिसमें नॉर्मल लॉस भी है, एब नॉर्मल लॉस भी है। वही रेयर क्वेश्चन यहाँ हमारे सामने है, नॉर्मल लॉस भी है, एब नॉर्मल लॉस भी है। याद है उस केस में न्यू कॉस्ट प्राइस कैसे निकाल रहे थे? अगर नॉर्मल एब नॉर्मल लॉस दोनों हैं, तो न्यू कॉस्ट प्राइस निकलेगा टोटल कॉस्ट माइनस एबनॉर्मल लॉस इन वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स माइनस एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स। अगर हमारा नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस दोनों होगा तो न्यू कॉस्ट प्राइस हम इस तरीके से निकालेंगे। तो हमारे क्वेश्चन में निकालते हैं न्यू कॉस्ट प्राइस। देखो टोटल कॉस्ट की बात करें, 15,000 इंटू में 35 कर रही हूँ मैं, 30 की कॉस्ट, 5 रुपये का फ्रेट।
क्या इसके अंदर कंसाइनी का एडवर्टीजमेंट 33,000 ऐड होगा? नहीं। यहाँ पे जब हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट तो सिर्फ वो वाली कॉस्ट जो कंसाइनी के प्रेमाइसिस पे पहुँचने से पहले हुई है, ये सिर्फ वो कॉस्ट आएगी जो स्टॉक के अंदर इंक्लूड की जाएगी। तो टोटल कॉस्ट 15,000 इंटू 35 माइनस कर देते हैं एबनॉर्मल लॉस, कितना निकाला है? 14,000। टोटल लॉस माइनस करना है, क्लेम व्लेम नहीं, कितना मिला कितना नहीं। एबनॉर्मल लॉस की टोटल वैल्यू माइनस करेंगे 14,000, डिवाइड करेंगे इसको हम टोटल यूनिट्स 15,000 kgs माइनस नॉर्मल लॉस 100 kg माइनस एबनॉर्मल लॉस 400 kg। ये हमारा आएगा न्यू कॉस्ट प्राइस। 4 प्लेसेस डेसिमल लेते हैं, 35 2413 35.2413। पेपर के अंदर आप 4 प्लेस डेसिमल ले लेना, 2 की जगह 4 प्लेस लोगे, आईसीआई के आंसर से मैच कर जाएगा। तो 2 प्लेसेस की जगह 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल ले लेना। ये हमारा न्यू कॉस्ट प्राइस आ गया। अब देखते हैं कंसाइनमेंट स्टॉक। तो कंसाइनमेंट स्टॉक यूनिट्स देख लें, 15,000 किलो शुगर चली थी कंसाइनर के यहाँ से, 100 किलो का नुकसान, 400 किलो का नुकसान, 7,500 हमने बेच दिए, 7,000। तो 7,000 इंटू में 35.2413, ये हमारा कंसाइनमेंट स्टॉक 246689। तो अब आप इसको कंसाइनमेंट अकाउंट में ले जाओगे, कंसाइनमेंट स्टॉक 246689 बाय इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट। और कुछ हमारे क्वेश्चन में नहीं है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। लॉस को भी वैल्यू कर लिया है, स्टॉक को भी वैल्यू कर लिया है। अब देख लो प्रॉफिट या लॉस, सॉल्यूशन आपके सामने है ही। देखिए सब कुछ हमने पोस्ट कर दिया कि नहीं। तो यही आ रहा है 246689 निकाला था हमने, यहाँ पे 90 आ रहा है। सब कुछ पोस्ट हो गया अकाउंट में, लास्ट में बस प्रॉफिट आ जाएगा। आईसीएआई का वर्किंग नोट देखें, देखो फर्स्ट तो ऐसे ही बनाओगे आप जैसे बनाया हुआ है। हाँ फाइनल आंसर जाएगा, हाँ यहाँ ये वर्किंग नोट नहीं बनेगा, फाइनल आंसर बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने स्पेशली पूछा है कि आप ये सब कुछ कैलकुलेट करो। मतलब आप इस समय आईसीएआई से भी आगे निकल चुके हो, आपको समझ में आ रहा है कि अरे ये तो फाइनल आंसर का पार्ट बनेगा। अब देखो सेकंड वर्किंग नोट आईसीएआई ने ऐसे बनाया है, समझ आ रहा है? तो कोई बात नहीं, आप ऐसे बनाना, सिंपली इस तरीके से बनाना। उन्होंने क्या करा हुआ है, उन्होंने करा तो उन्होंने भी यही है, थोड़ा अलग तरीके से है। देखो टोटल कॉस्ट तो हमने भी 511 निकाली है, बस लिखने का तरीका अलग है। 450, 75, 14, साथ में उन्होंने क्वांटिटी भी लिख रखी है। फिर लास्ट में हमने भी यही किया था, -100 कर दिया, 400 कर दिया, 7500 कर दिया, अल्टीमेटली हम भी यहाँ तक पहुँचे। तो आप अपने तरीके से करना जैसे हमने क्लास में सीखा है। और ये हमारे 10 नंबर हमारे हाथ में। वर्किंग नोट देख लो जी। हाँ जी डन। चलो अब चलते हैं अगले सवाल पर। बी पार्ट हमें बनाना है अकाउंट करंट। पहले तो ये बताओ अकाउंट करंट का नाम क्या आएगा? सॉल्यूशन देख के बोल रहे हो?
अदिति इन अकाउंट करंट विद दीप्ति। अकाउंट करंट में मैंने बताया था अकाउंट करंट के नाम पे भी मार्क्स होंगे, तो प्लीज़ बहुत ध्यान से लिखना। अकाउंट करंट के नाम पर ही आधा नंबर अलॉटेड होगा। तो अदिति इन करंट अकाउंट विद दीप्ति। अब हमें बनाना है करंट अकाउंट, तो इसका तो सीधा सॉल्यूशन खोलते हैं। सॉल्यूशन ऐसा करती हूँ, मैं खोल लेती हूँ, सामने आप क्वेश्चन खोल लो, क्योंकि ये तो 1 बाय 1 ट्रांजैक्शन देखेंगे, सॉल्व करेंगे साथ साथ। तो देखो, सबसे पहली ट्रांजैक्शन है ऑन 1 जनवरी 21 अदिति अकाउंट इन दीप्ति लेजर शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹7500। क्वेश्चन स्टार्ट होगा हमारा यहाँ से। जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7500। बहुत बड़ा एरिया ऑफ मिस्टेक है ये कि आपसे बैलेंस बीडी छूट जाता है और आप ट्रांजैक्शन पोस्ट करना स्टार्ट कर देते हो। तो खास ध्यान, छूटेगा, पेपर में छूटा है लास्ट टेस्ट में कईयों का, तो खास ध्यान रखना। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा। अब देखो इसमें नंबर ऑफ डेज काउंट करो, 90 आ रहे हैं। जनवरी के कितने लोगे? 31 के 31। बैलेंस ब्रॉट डाउन के केस में दिन ले लेना है वो। बाकी जो ट्रांजैक्शन है उसमें ट्रांजैक्शन डेट छोड़नी है, बैलेंस बीडी में नहीं छोड़नी। तो जनवरी के 31, फेब के कितने? 28 और मार्च के 31। देखो 90 डेज आ रहे हैं। एक तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर ना एक करेक्शन है, ICAI ने ना यहाँ पर गलती से 2020 लिख दिया है, ये 2021 है सारी की सारी डेट्स। और ये गलती मतलब हो सकता है पेपर में भी हो जाए, तो क्या करना? इग्नोर। ठीक है, आप समझ जाना ये 2021 की बात हो रही है, 2020 नहीं है। डेट सारी की सारी 21 ही आ रही है, 31 मार्च 21 की बात हो रही है ये। तो अब फिर वापस आए। सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7500 रुपीज़ 90 डेज और प्रोडक्ट। अच्छा, एक चीज़ को कहीं पर नोट डाउन करके चलो, अगर अकाउंट करंट के अंदर मेथड मेंशन नहीं है, आप हमेशा लगाओ प्रोडक्ट, क्योंकि ICAI हमेशा लगा रहा है प्रोडक्ट, तो हम ICAI के साथ चलेंगे। अगर अकाउंट करंट में मेथड नहीं लिखा, जैसे यहाँ पे भी नहीं लिखा ना, सिर्फ इतना बोला है प्रिपेयर एन अकाउंट करंट, तो मेथड हमेशा कौन सा लगाओ? प्रोडक्ट मेथड लगाओ। फिर अगली ट्रांजैक्शन देखो, जनवरी 11 फर्स्ट ट्रांजैक्शन, दीप्ति सोल्ड गुड्स टू अदिति। दीप्ति सोल्ड गुड्स टू अदिति, तो क्या एंट्री बनेगी? अदिति टू सेल्स। ठीक है, अदिति इन अकाउंट करंट विद दीप्ति चल रहा है, तो दीप्ति सोल्ड गुड्स टू अदिति, एंट्री बनेगी अदिति टू सेल्स। तो अदिति टू सेल्स, अमाउंट हमारा आ गया 9000। डेज काउंट करो, 79 आ रहे हैं। जनवरी के कितने? जनवरी के कितने? 20। जनवरी 11 तो छोड़ देना है, 11 दिन छोड़ दिए। जनवरी के 20, फेब के 28, मार्च के 31। ठीक है, ये हो गई हमारी सेकेंड ट्रांजैक्शन। फिर जनवरी 24, दीप्ति रिसीव्ड अ प्रॉमिसरी नोट फ्रॉम अदिति। हमें प्रॉमिसरी नोट मिला है। अगर मान लो मुझे बिल मिला होता तो भाई हम कर देते BR टू अदिति। इस बार हमें प्रॉमिसरी नोट मिला है तो हम करेंगे प्रॉमिसरी नोट टू अदिति। तो हम अदिति के अकाउंट में हैं, तो जाकर हमने लिखा बाय प्रॉमिसरी नोट। ये कुछ मिस प्रिंटिंग है, ये है बाय प्रॉमिसरी नोट। आ रही हो, एक सेकेंड रुको, सबर सबर सबर।
बाय प्रॉमिसरी नोट, एक तो जहाँ पे प्रॉमिसरी नोट है वहाँ पे प्रॉमिसरी नोट लिखना, बिल नहीं, जो क्वेश्चन बोलेगा वही हम लिखेंगे। बाय प्रॉमिसरी नोट अमाउंट है 7500। प्रॉमिसरी नोट जनवरी 24 को आ रहा है, 3 महीने के लिए, तो इसका डेट ऑफ मैच्योरिटी देखें 24 फरवरी, 24 मार्च, 24 अप्रैल प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस 27 अप्रैल। 3 डेज ऑफ ग्रेस बिल ऑफ एक्सचेंज में भी मिलेंगे, प्रॉमिसरी नोट में भी मिलेंगे। अब इसकी मैच्योरिटी 27 अप्रैल आ रही है, अकाउंट करंट 31 मार्च तक बन रहा है, हम आगे आ गए हैं, तो ये है रेड इंक प्रोडक्ट, इस बार रेड इंक प्रोडक्ट। तो ये ICAI ने यहीं पर किया है, नहीं करना चाहिए, करेक्ट सिस्टम रहेगा टू रेड इंक प्रोडक्ट। थर्टी मार्च को टू रेड इंक प्रोडक्ट, अमाउंट में कुछ नहीं आएगा, डेज आएंगे 27। डेज 27 कैसे आ गए, 31 मार्च तो ख़त्म, 27 अप्रैल तक जाना है, 27 दिन, और यहाँ पर प्रोडक्ट आएगा 202500। तो आप इसी तरीके से करना, आप इसको लिखना रेड इंक प्रोडक्ट। जब रेड इंक प्रोडक्ट लिखोगे एक बात पे ध्यान देना है, यहाँ अमाउंट नहीं लिखते, कई बच्चों ने पेपर में लिखा है, यहाँ अमाउंट नहीं लिखना। जब हम रेड इंक लिख रहे हैं तो अमाउंट नहीं लिखते, डेज लिखते हैं, प्रोडक्ट लिखते हैं, क्योंकि अमाउंट तो हमने यहाँ लिख दिया ना, 2 बारी लिखोगे तो अमाउंट कैंसिल ही हो जाएगा, अकाउंट के अंदर आएगा ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ डेज और प्रोडक्ट। इससे क्या होगा, हमारे सिर्फ टोटल पे फ़र्क पड़ेगा, हमारे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा सेम आएगा, चाहे हम ऐसे करें चाहे हम रेडिंग के साथ करें, सिर्फ हमारा टोटल चेंज होगा। टोटल तो कोई चेक ही नहीं करता पेपर में, आंसर चेक करते हैं, आंसर क्या आ रहे हैं, आंसर हमारा सेम आएगा दोनों सिस्टम से। फिर हम आगे चलें, अदिति सोल्ड गुड्स टू दीप्ति, तो भाई एंट्री बन जाएगी परचेजेस टू अदिति। तो 1 फरवरी बाय परचेजेस 15,000, डेज देख लो, फरवरी के कितने 27 और मार्च के 31, तो टोटल डेज हमारे हो गए 58। फिर फरवरी 4 दीप्ति सोल्ड गुड्स टू अदिति, 2 सेल्स, फरवरी 4 2 सेल्स, अमाउंट 12,300, 55 दिन आ रहे हैं, तो भाई 24 फरवरी के और 31 मार्च के। फिर फरवरी 7 अदिति रिटर्न गुड्स टू दीप्ति, फरवरी 7 बाय सेल्स रिटर्न, डेज देखो फरवरी 7, तो फेब के कितने 21 और मार्च के 31, 52 डेज हो गए। फिर हम आ गए 1 मार्च, अदिति सोल्ड गुड्स टू दीप्ति बाय परचेज, 1 मार्च की डेट है तो फर्स्ट छोड़ दो, 30 डेज हो गए। मेन तो सिर्फ डेज ही है ना, यहाँ पे अमाउंट तो गिवन है, प्रोडक्ट सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, तो मेन तो बस यहाँ पे डेज सही होने चाहिए, तो हमारा अकाउंट करंट सही बनेगा। फिर है मार्च 18 दीप्ति सोल्ड गुड्स टू अदिति, मार्च 18 2 सेल्स, अब 18 छोड़ देना है हमें, टोटल 31 हैं तो 13 दिन। उसके बाद मार्च 23 बाय परचेज 6,000, 23 मार्च आ ही गया तो फिर 8 डेज। उसके बाद सब कुछ पोस्ट करके सबसे पहले बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट निकलेगा, सबसे पहला काम है बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट निकलेगा। ये निकालने के बाद दूसरा काम है इंटरेस्ट निकलेगा। कितने दिन का निकालेंगे इसमें, 1 दिन का। शॉर्टकट सीखा था हमने कि है तो इंटरेस्ट मेथड ही, बस हमने वो बाहर कॉमन निकाल रखा है, तो ये यहाँ पर कैलकुलेशन है आगे इंटरेस्ट का।
आपका प्रोडक्ट देखना इतना ही आएगा, रेडिंग से भी यही आएगा आपका। तो इंटू 10% इंटू 1/365, ये हमारा इंटरेस्ट आएगा 328। थर्ड स्टेप पे जाकर के अमाउंट कॉलम बैलेंस होगा। हम हमेशा लिख रहे थे बाय बैलेंस CD, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है अकाउंट सेटल हो चुका है, तो बैलेंस CD की जगह क्या लिख दिया, बाय बैंक। इतना है, अब ये देखो आराम से। हाँ लिखनी चाहिए, हाँ लिखेंगे, हम तो लिखेंगे, हम इसके साथ ज़रूर लिखेंगे B/F बैलेंसिंग फिगर, बाय बैंक में भी। बाय बैंक कैलकुलेशन भी हो सकता है, बैलेंसिंग फिगर भी आ सकता है। हम लोग तो बैलेंसिंग फिगर ही निकाल रहे हैं, तो B/F हम लिख देंगे। मैं कह रही हूँ ना, आप ICI से भी आगे निकल गए हो। देखो आराम से देखो, पार्ट नंबर B देखो, और कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो तसल्ली से चेक कर लो सोल्यूशन पूरा, सारे अमाउंट्स आराम से चेक कर लो। अब चलें आगे, चलो भाई अगले पार्ट पे चलते हैं, C पार्ट। Mr. Somnath sends goods to his customers on sale or return. Following transactions took place in December 21. Transactions के बाद लिखा है Mr. Somnath records sale or return transaction as ordinary sales. तो कौन से सेलर हो गए, कैजुअल सेलर। You are required to pass necessary journal entries in the books. Assuming year closes on 31st December, consider that the transaction values are at invoice price. कौन सा प्राइस है ये, इनवॉइस प्राइस है ये। तो क्वेश्चन कह रहे हैं जो प्राइसेस गिवन है वो कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट में मार्जिन ऐड करके। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, जर्नल एंट्रीज बनानी है हमें। सबसे पहले हमने सामान भेजा, तो कैजुअल सेलर क्या मानेगा, सेल मान लेगा। क्या एंट्री बनाएगा, डेटर टू सेल्स, किस प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पर। तो ये हमें कौन सा प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग ही दिया हुआ है। तो डेटर टू सेल्स 160, देख लो सॉल्यूशन में फर्स्ट एंट्री बन जाएगी डेटर टू सेल्स 160। उसके बाद 20th दिसंबर, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स, तो क्या करें, सेल्स रिटर्न टू डेटर्स, किस अमाउंट पे, 70,000। चेक कर लो, सेल्स रिटर्न टू डेटर्स 70,000। उसके बाद 22nd दिसंबर, नो एंट्री, वेरी गुड। रिसीव लेटर्स फ्रॉम कस्टमर्स फॉर अप्रूवल, अगर अप्रूवल होता है और सेलर कैजुअल है तो फिर नो एंट्री। और हमने सीखा था, हम साथ में नोट देंगे कि इस दिन के लिए कोई एंट्री नहीं बनेगी। ICI ने दिया है नोट, यस दिया हुआ है नोट। नो एंट्री इज़ रिक्वायर्ड फॉर रिसीविंग लेटर ऑफ अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर। नहीं, जर्नल के बाद, बाहर नहीं, नरेशन से पहले भी नहीं, जर्नल के बाद, जैसे बिल्कुल जैसे ICI ने दिया हुआ है वैसे ही नोट देंगे हम। हाँ, वो तो उन्होंने वर्किंग नोट बस लिखा है, वो नोट ही है हमारा। वो तो चाहे आप कहीं पे भी कर दो, चाहे आप वर्किंग नोट की हेडिंग के अंदर डाल दो, चाहे आप उससे पहले लिख दो। पहले आप एक नोट लिख दो और उसके बाद आप वर्किंग नोट स्टार्ट कर लो, है ना। वो तो कैसे भी दिखाओ आप, मेन बात है दिखाना है, वो नोट हमें लिखना है। उसके बाद देखो 27 दिसंबर, गुड्स विद कस्टमर्स अवेटिंग अप्रूवल, सेल्स रिटर्न पहले मानेंगे, उसके बाद स्टॉक की एंट्री दिखाएंगे। अवेटिंग अप्रूवल को हम क्या मान लेंगे, सामान रिजेक्ट हो चुका है।
तो सबसे पहले सेल्स रिटर्न टू डेटर किस प्राइस पर? सेल्स रिटर्न टू डेटर 30,000 पर, सेल प्राइस पर। अगला स्टॉक को बाइफिकेट करके दिखाएंगे। इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन अप्रूवल टू ट्रेडिंग अकाउंट, वो किस प्राइस पे जाएगी? कॉस्ट प्राइस पे जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो मार्जिन कुछ गिवन है ये रहा। कॉस्ट का मार्जिन 1/4 है, तो सेल का हो गया 1/5, तो 30,000 का 1/5, 6,000 का हमारा मार्जिन, तो कॉस्ट आ गई 24,000। देख लो सॉल्यूशन। इन्वेंट्रीज विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न लिखो, चाहे आप लिखो ऑन अप्रूवल। भाई देखिए डाउट आ रहा है कि यहाँ पर रिटर्न इनवर्ड लिखा है, यहाँ पर सेल्स लिखा है। बिल्कुल सही करा है, हम दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। याद है हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर एक्चुअली में कोई रिटर्न नहीं है, हम तो हमारी जो एंट्री बनाई हुई है उसको हम रिवर्स कर रहे हैं। तो इसलिए आप सेल भी लिख सकते हो, सेल रिटर्न भी लिख सकते हो, दोनों सही हैं। तो उन्होंने एक जगह रिटर्न लिख दिया, एक जगह सेल लिख दिया, एक ही बात है, दोनों करेक्शन, दोनों चीज़ें एकदम सही हैं। ठीक है, और कोई डाउट? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पार्टनरशिप। हाँ पूछो। हाँ जी, जो अप्रूव हुए हैं 140, वो तो फिर कॉस्ट, वो सेल प्राइस है ना। हाँ वो ठीक है, चलता है, इसको छोड़ो। तुम्हारा नाम यश है कि योगेश है? योगेश। योगेश कह रहा है मैम देखो हमने सामान भेजा 160 का, 70 का रिटर्न, 70 का अप्रूवल और 30 का अवेटिंग अप्रूवल। कह रहे मैम ये जो है इससे ज़्यादा हो रहा है 170। इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कोई पहले का पड़ा है, कोई और कारण है। पेपर में हमें ये नहीं देखना, खबरदार जो तुमने ऐसे शुरू करा तो। ठीक है, जो अमाउंट दिया उसकी जर्नल एंट्री हमें बनानी है। ठीक है, और कोई डाउट आपका? बस चलो फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन रीड आउट करो, बताओ एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है। देख रहे हो तुम, ICI अनदर लेवल है। ना एडमिशन है, ना रिटायरमेंट है, ना डेथ है। यहाँ पे क्या चल रहा है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पर क्या हमें काम फिर भी वही करना है? काम फिर भी वही होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन वाला सारा काम होगा। तो देखिए हमारे पास पहले तो बैलेंस शीट है, फिर हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट्स आ रही हैं। तो पहले देखते हैं बनाना क्या है हमें। ड्राफ्ट जर्नल एंट्रीज necessary to adjust the capital account of partners and prepare the balance sheet। तो भाई देखो अगर बैलेंस शीट बनानी है तो कैपिटल अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट तो बनेगा वर्किंग नोट के अंदर। और रीवैल्यूएशन अगर 2-3 है तो चल जाएगा, तो हम देख रहे हैं 3 ही रीवैल्यूएशन है, रीवैल्यूएशन अकाउंट के बिना काम चल जाएगा। जर्नल एंट्री से देख लेंगे प्रॉफिट या लॉस ऑन रीवैल्यूएशन कितना है। तो चलो 1 बाय 1 पोस्ट करते हैं। तो ऐसा करते हैं, आपके पास सोल्यूशन तो है, 1 बाय 1 अमाउंट उठाते हैं और देखो कहाँ कहाँ पोस्टिंग इसकी है। सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसकी कोई एडजस्टमेंट है? तो ये देखो बैलेंस शीट में दिखेगा, दिख रहा है बैलेंस शीट में 3 लाख। उसके बाद जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ओल्ड पीएसआर हमारा है 8:5:3। तो इसकी जर्नल एंट्री भी बनेगी और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी जाएगा, दोनों चीज़ें देख लो। तो ये हमारी आसान सी एंट्री आ गई, जनरल रिजर्व
डिस्ट्रीब्यूशन ओल्ड PSR 8:5:3, साथ में ये जाएगा आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद पार्टनर्स का लोन अकाउंट, देखो इसमें आगे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये एज इट इज़ बैलेंस शीट में जाएगा। तो आपके पास वो जो सोल्यूशन है उसमें आप टिक लगाते जाओ कि अच्छा ये बात समझ में आ गई। ये पार्टनर्स लोन अकाउंट सीधा बैलेंस शीट में चला गया, 80,000 60,000। पार्टनर्स के लोन की रीपेमेंट कोई बात नहीं हुई है तो ये एज इट इज़ रहेगा, कोई बात ही नहीं हुई, कुछ नहीं देंगे। फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देखो बैलेंस ब्रॉट डाउन, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स का बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद कैश छोड़ देते हैं, कैश लास्ट में देख लेंगे। बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आप देखो बैलेंस शीट में दिखेगा 1 लाख पर। हाँ जी, बैलेंस शीट में दिख रहा है 1 लाख पर। उसके बाद डेटर्स पे एडजस्टमेंट है, 5% का प्रोविज़न बनाना है, बना लेते हैं। 1/20 पे 5%, 6,000 का प्रोविज़न बनाएंगे, जर्नल एंट्री में ले जाते हैं। जर्नल एंट्री होगी आपके पास रीवैल्यूएशन टू प्रोविज़न 6,000, और साथ ही साथ बैलेंस शीट में ले जाओ। डेटर्स आपके आ गए 120 माइनस 6, 114, एडजस्टमेंट कंप्लीट। फिर हमारे पास है स्टॉक को करना है 224, 240 से 224 कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, सेम 16,000 यहीं पर आ गया। रीवैल्यूएशन टू स्टॉक टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, साथ में ले जाओ बैलेंस शीट के अंदर 224 पर। उसके बाद फिक्स्ड एसेट 560, रीवैल्यूएशन 662 पर हो रहा है। जर्नल एंट्री आ गई, फिक्स्ड एसेट टू रीवैल्यूएशन, साथ में बैलेंस शीट टिक लगाते जाना, फिक्स्ड एसेट 662। उसके बाद देखो रीवैल्यूएशन और कोई नहीं है, रीवैल्यूएशन पहले ख़त्म करते हैं। जनरल रिजर्व हो गया, रीवैल्यूएशन अपवर्ड, रीवैल्यूएशन डाउनवर्ड, उसके बाद ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। 80,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैपिटल अकाउंट में टिक लगाते चलो जो जो एंट्री हो चुकी है। बैलेंस शीट में अमाउंट्स पोस्ट करते जाओ, एसेट लायबिलिटी, कैपिटल अकाउंट्स में टिक लगाते चलो जो जो एडजस्टमेंट हो गया। ओल्ड रेशो 8:5:3, जैसे रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिस दिन रीवैल्यूएशन होगा वहाँ तक का सारा हक पुराने वालों का है, तो चेंज इन PSR के केस में सारा हक पुरानी रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होना है, इसलिए रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अभी ले आते हैं काम में, कह रहे मैम न्यू रेशो को तो काम में लेकर आओ, अभी आ जाएगी काम में। देखो पॉइंट नंबर C, गुडविल ऑफ द फर्म एट दिस डेट बी वैल्यूड एट 3 years purchase of the average net profits of last 5 years before charging insurance premium. There is a joint life insurance policy for rupees 4 lakh for which an annual premium of 20,000 is paid, premium being charged to P&L account. Surrender value of the policy on 31st December 2021 was 156.
net profit of the firm for the last 5 years were this much. Goodwill and the surrender value of JLP was not to appear in the books. सबसे पहले तो देखो हमारे पास जो ये प्रॉफिट्स दिए हुए हैं 28, 34, 40, 44, 54, ये आफ्टर चार्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम है या बिफोर चार्जिंग? आफ्टर चार्जिंग। कैसे पता चलेगा? हम नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, तो नेट प्रॉफिट है तो मतलब प्रीमियम माइनस हो चुका है। और गुडविल के लिए हमें कौन से प्रॉफिट चाहिए? बिफोर चार्जिंग। तो ऐसा करते हैं, पहले तो इनका एवरेज निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट देखें हम 28 प्लस 34 प्लस 40,000 प्लस 44 प्लस 54 डिवाइडेड बाय 5, 40,000। अभी हमने एवरेज निकाल लिया, इसमें ऐड कर देते हैं 1 साल का इंश्योरेंस प्रीमियम, तो हमारे लिए रेलेवेंट प्रॉफिट आ जाएंगे 60,000। दूसरा तरीका क्या है? आप हर साल के प्रॉफिट में ऐड करो इंश्योरेंस प्रीमियम, फिर आप करो डिवाइडेड बाय 5। एक ही बात है, सिंपलर तरीका फॉलो करेंगे। पहले सबका एवरेज निकाल लो, 1 साल का एवरेज प्रॉफिट आ गया 40,000, इसमें इंश्योरेंस प्रीमियम ऐड कर दिया। गुडविल के लिए प्रॉफिट आ गया 60,000। गुडविल वैल्यू कर रहे हैं हम 3 इयर्स की परचेज पर, तो भाई गुडविल आ गई 180। 180 की गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है? गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेन और सैक्रिफाइस देखो, ओल्ड रेशो 8:5:3, न्यू रेशो 5:6:5। अमल, कमल, तमल, ओल्ड रेशो चल रही है 8:5:3। न्यू रेशो हमारी है 5:6:5। देखो सैक्रिफाइस और गेन, अमल का कितना? 3/16। गेन है या सैक्रिफाइस है? सैक्रिफाइस है, क्योंकि उसका पुराना ज़्यादा है और नया कम है, तो इसका सैक्रिफाइस है। कमल का देखो, इसका गेन है, पहले 5 अब 6, तो भाई 1/16 का इसका गेन है। तमल का गेन 2/16 का गेन है। गुडविल हमारी टोटल आ रही थी 180, तो जर्नल एंट्री बना देते हैं। कमल अकाउंट डेबिट, तमल अकाउंट डेबिट टू अमल, तो कमल 180 का 1/16, तमल 180 का 2/16 और अमल 180 का 3/16। ठीक है, कितना कितना अमाउंट आ गया? 11,250, 22,500, 33,750। ये हमारा एडजस्टमेंट हुआ गुडविल का। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारी एक एसेट आ रहा है हमारे पास, हम उसको खर्चा मान रहे हैं JLP। अब JLP के केस में क्या था? रिटायरमेंट होती, सरेंडर वैल्यू मिलता, डेथ होती, पॉलिसी अमाउंट मिलता। अब इस केस में ना तो रिटायरमेंट हो रही है ना तो डेथ हो रही है, तो इंश्योरेंस कंपनी से तो फ़िलहाल हमें कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन हमारा PSR चेंज हो रहा है। तो भाई इस केस में क्या करें? तो क्वेश्चन ही बताएगा। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन हमें एक बात कह रहा है, गुडविल एंड सरेंडर वैल्यू नॉट टू बी अपीयर इन द बुक्स। तो जब हम कहते हैं गुडविल नॉट टू अपीयर इन द बुक्स, तो इसका मतलब क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग के थ्रू शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर दो।
अब जब क्वेश्चन कह रहे हैं सरेंडर वैल्यू ऑल्सो नॉट टू अपीयर इन द बुक्स, इसके भावार्थ को समझना है। यहाँ पर इसका मतलब ये है जीएलपी की वैल्यू को भी गेनिंग और सैक्रिफाइस में डिस्ट्रीब्यूट करके ख़त्म कर दो, क्योंकि नया पीएसआर आ रहा है, नए तरीके से जीएलपी देखी जाएगी। अभी तक जो चल रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कितना डिस्ट्रीब्यूट करोगे? जो हमारी वैल्यू आ रही है 156 की, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? सेम, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो आईसीएआई ने क्या काम किया, उन्होंने ना गुडविल में ही ऐड कर दिया इसे। आईसीआई ने सॉल्यूशन में क्या किया, कह रहे हैं देखो गुडविल भी आप कैसे दोगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और जीएलपी भी इस बार कैसे देनी है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो इकट्ठे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो गुडविल की वैल्यू 180, इसमें जीएलपी की सरेंडर वैल्यू ऐड कर दी 156, टोटल 336 को हमने गेनिंग इस टू में सैक्रिफाइसिंग कर दिया, वही जो हमने अभी निकाला था 2, 1 और 3 की रेशो में। तो अगर टोटल कर लेंगे दोनों का अमाउंट, तो ये अमाउंट आ जाएगा 63, 21 और 42। करके देख लो, यही अमाउंट आ रहा होगा। तो ये उन्होंने यहाँ पे लिखा है ना ऑल्टरनेटिवली, तो हम लोग ऐसे करते हैं, हमने ऐसे करा है सारा काम। तो इसी तरीके से अभी आपने गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करी थी 11,250, 22,500, 33,750। ऐसी जीएलपी डिस्ट्रीब्यूट कर दो 156 की, फिर डिस्ट्रीब्यूट करके टोटल करोगे तो ये आपके टोटल अमाउंट्स आ जाएंगे 63, 21, 42। इतना कर दिया सबने। तो भाई यहाँ तक करके हमारी ये जर्नल एंट्री बन गई ये वाली, जिसमें हमारा गुडविल का एडजस्टमेंट आ गया, जीएलपी का एडजस्टमेंट आ गया, दोनों एडजस्टमेंट हमारे यहाँ पर आ गए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा, क्वेश्चन ख़त्म। जर्नल एंट्री सारी हो गई, कैपिटल अकाउंट पहले बैलेंस करो। देखो कैपिटल अकाउंट ठीक बना हुआ है, आप लोग ऑडिट कर रहे हो आईसीआई का सोल्यूशन, हाँ ठीक बना हुआ है। देखो कैपिटल अकाउंट सब कुछ सही है, यही बैलेंस आ रहा है। बैलेंस शीट में ले जाओ, देख लो आराम से, सारे अमाउंट्स देख लो, तसल्ली से देख लो। क्वेश्चन 4 कितने नंबर का है ये? 20 नंबर। हाँ सेम क्वेश्चन आ सकता है, एमटीपी आरटीपी के क्वेश्चन रिपीट होते हैं एज इट इज़, तो कोई बड़ी बात नहीं है आपको सेम पेपर में दिखे। इतने ही मार्क्स का आएगा तो चिंता मत करो, 20 नंबर का आएगा रिपीट होगा तो। मुझे एक और शेर याद आ गया आज, वो ये इस बात पर है जब अकाउंट्स के अंदर ऐसा पॉइंट आ जाता है, जैसे इसमें जीएलपी वाला आ गया और हमें इतना प्यार है अकाउंट से, और अकाउंट्स में ऐसा पॉइंट आ जाता है, इस दुख पर शेर है ये, ठीक है। हमें तो अकाउंट्स ने लूटा, हमें तो अकाउंट्स ने लूटा, इकोनॉमिक्स में कहाँ दम था। हमें तो अकाउंट्स ने लूटा, इकोनॉमिक्स में कहाँ दम था। हम सीए भी बने वहाँ के जहाँ का बिजनेस ही बड़ा कम था, है ना। चलो भाई आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलें। क्वेश्चन 5 पे तैयार हो? देखें क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। ट्रायल बैलेंस है, जैसे ही ट्रायल बैलेंस आए मतलब फाइनल अकाउंट्स होगा। ट्रायल बैलेंस के बाद हमारे पास है एडजस्टमेंट, ये तो बच्चों वाली लग रही है ना। और क्या बनाना है हमें, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L। बैलेंस शीट बनानी नहीं है। कितने नंबर हैं? 15 नंबर।
ये जो तुम लोगों ने इतनी मेहनत करी है ना, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, दुनिया भर के क्वेश्चन, तुम लोगों को सबको पता है तुमने कितनी मेहनत करी है, उसके बाद ये वाले क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं कि यार ये तो ज़रा ज़रा से हैं, इसमें कुछ है ही नहीं। ट्रेडिंग और P&L बनाना है, एक बार एडजस्टमेंट्स पढ़ लेते हैं, माइंड में रखेंगे। प्रोविज़न बनाना है बैड एंड डाउटफुल डेट्स का, और साथ में बनाना है फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अगर दोनों प्रोविज़न बनाने हैं, डाउटफुल डेट का भी डिस्काउंट का भी, तो पहले कौन सा बनेगा? पहले डाउटफुल डेट। हमें जिन लोगों से लग रहा है पैसा ही नहीं आएगा, पहले उनको हटाओ, फिर जो गुड डेटर्स बचेंगे उनके ऊपर बनाएंगे प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट। उसके बाद पर्सनल परचेजेस हैड बीन रिकॉर्डेड इन परचेजेस बुक, तो परचेज में से माइनस कर देंगे, ड्राइंग्स में हम ऐड करते पर बैलेंस शीट बनानी नहीं है। डेप्रिसिएशन 10% फर्नीचर पे ठीक है। इंक्लूडेड अमंग्स द डेटर्स 75 ड्यू फ्रॉम सुंदर एंड इंक्लूडेड अमंग द क्रेडिटर्स 2500 ड्यू टू हिम। तो इस केस में क्या करेंगे, डेटर्स और क्रेडिटर्स दोनों में से कितना कितना माइनस करेंगे? 2500। कितना कितना माइनस करेंगे? 2500, 2500 डेटर्स में से भी क्रेडिटर्स में से भी। A quarter of the amount of printing and stationery expenses is to be carried forward to the next year। ठीक है, टोटल का 1/4 एडवांस हो जाएगा। Then credit purchase amounting to ₹1000 had been omitted from the books। तो भाई दिखा देते हैं, परचेजेस में ऐड होगा और क्रेडिटर्स में ऐड होगा। स्टॉक ऑन 31 मार्च दिस मच, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन शैल बी प्रोवाइडेड फॉर दी होल ईयर। तो ठीक है, आप सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आप लोग सोल्यूशन खोल लो, हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कहाँ जाएगा, फिर आप चेक कर लेना सोल्यूशन के अंदर। सबसे पहले है साहिल का कैपिटल अकाउंट, ये हमारे फ़िलहाल किसी काम का नहीं, हम बैलेंस शीट बना ही नहीं रहे। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट, देख लो ट्रेडिंग अकाउंट में होगा, उस पर टिक लगा दो, ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद सेल्स ट्रेडिंग में चली जाएंगी और साथ ही में सेल्स रिटर्न है, माइनस हो जाएगा। रिटर्न्स इनवर्ड यानी कि सेल्स रिटर्न। फिर हमारे पास है परचेजेस, ट्रेडिंग में जाएंगी, इसमें एडजस्टमेंट कर देते हैं। सबसे पहले तो ड्राइंग्स वाली एडजस्टमेंट, तो भाई 1500 माइनस, ये हमारी थी एडजस्टमेंट नंबर 2। 1500 हमने परचेज में से माइनस कर दिए। दूसरा इफ़ेक्ट इसका ड्राइंग्स में जाना है, बैलेंस शीट हम बना नहीं रहे, एडजस्टमेंट 2 हमारी कंप्लीट है। अगला हमारा पॉइंट नंबर 6, 1000 रुपीज़ प्लस करें कि माइनस? प्लस। परचेज़ हमें दिखानी है, हमने दिखाई नहीं है। दूसरा इम्पैक्ट क्रेडिटर्स में जाएगा, वो बना नहीं रहे हम, तो भाई परचेजेस में हम सीधा कर देते हैं +1000। और उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न एडजस्ट हो जाएगा। फिर कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। रेंट एंड टैक्सेस P&L में पूरा पूरा जाएगा, चेक करते जाना। सैलरीज एंड वेजेस P&L में पूरा पूरा जाएगा। फिर डेटर्स बैलेंस शीट में जाने थे, पर प्रोविज़न का काम इस पे करते हैं। देखो डेटर्स हमारे हैं 60,000 के, पहले इसमें से वो एडजस्टमेंट देते हैं 2500 वाली, डेटर्स क्रेडिटर्स दोनों में है, वहाँ से अमाउंट माइनस करते हैं। ये हमारे पास बचे हमारे डेटर्स 57,500 के। मतलब अगर सिर्फ P&L बनाना है और जब प्रोविज़न बनाओगे, डेटर्स पे जो एडजस्टमेंट है वो पहले करनी पड़ेगी रफ में, वर्किंग नोट में। तो डेटर्स में से माइनस किया 2500, डेटर्स 57,500 के, इस पे सबसे पहले बनेगा प्रोविज़न फॉर बैड डेट। बैड डेट का रेट हमारा आ रहा है 5%।
यस 5%, 57,500 का 5%, देखो कितना आ रहा है 2875। सबसे पहले हमने बनाया प्रोविज़न फॉर बैड डेट, फिर हम बनाएंगे प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट। प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट बनेगा बैड डेट का प्रोविज़न माइनस करके, पहले बैड वालों को हटाओ फिर गुड वालों को डिस्काउंट देंगे। तो 57,500 में से माइनस किया 2875, इस पर लगाएंगे हम रेट 2% का 1093। तो हमारे दो अमाउंट्स जाएंगे पी एंड एल में, प्रोविज़न फॉर बैड डेट एंड प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट। अगर हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट भी बना रहे होते तो भाई डेटर्स के केस में दोनों प्रोविज़न माइनस हो जाते, बैड डेट भी डिस्काउंट भी, और फिर नेट डेटर्स हमारे आउटर कॉलम में आ जाते। फ़िलहाल तो पर हम बैलेंस शीट बना ही नहीं रहे, तो ये हमारे दोनों प्रोविज़न्स पी एंड एल के अंदर शो होंगे। तो आप देख लो दोनों अमाउंट्स आ रहे होंगे 2875, 1093। फिर आगे चलें, क्रेडिटर्स का हमें कुछ नहीं करना। बैंक लोन 14%, 50,000, देखें कितना इंटरेस्ट बना, इंटरेस्ट बन रहा है 7,000, हमें दिया हुआ है 2750। तो भाई डिफरेंस हमारा हो गया आउटस्टैंडिंग 4250। 4250 इंटरेस्ट हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट में जाता, और पी एंड एल में कितना जाएगा, पूरा का पूरा 7,000 का इंटरेस्ट। तो हम पी एंड एल बना रहे हैं, पी एंड एल में टोटल इंटरेस्ट आएगा 7,000। फिर हमारे पास प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टोटल 36,000 है। इस पर एक एडजस्टमेंट था, क्वार्टर 1 क्वार्टर इसका जो है वो इन एडवांस माना जाएगा। तो 9,000 का खर्चा पेड इन एडवांस है, तो पी एंड एल के अंदर 27,000 रुपये आएंगे। बैलेंस शीट बना रहे होते तो वहाँ पे पेमेंट इन एडवांस जाता, अभी बना नहीं रहे, तो पी एंड एल में सिर्फ कितना आना है 27,000। 36,000 माइनस पेड इन एडवांस, पी एंड एल में सिर्फ इसी साल का खर्चा आएगा, तो पी एंड एल में जाएगा 27,000। बैंक बैलेंस अभी हमारे किसी काम का नहीं है। डिस्काउंट अर्नड पी एंड एल क्रेडिट साइड। फर्नीचर एंड फिटिंग डेप्रिसिएशन लगाते हैं 10% के रेट पर 1250। डिस्काउंट अलाउड पी एंड एल में डेबिट साइड पर। जनरल एक्सपेंस पी एंड एल, इंश्योरेंस पी एंड एल, पोस्टेज टेलीग्राम पी एंड एल, कैश बैलेंस कुछ काम का नहीं है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस पी एंड एल, ड्राइंग्स हमारे किसी काम की नहीं है। एडजस्टमेंट देखिए सारी हो गई कि नहीं, प्रोविज़न हो गया, डेप्रिसिएशन लगा दिया, डेटर्स क्रेडिटर्स एडजस्टमेंट हो गई, प्रिंटिंग स्टेशनरी एडवांस हो गया, क्लोजिंग स्टॉक डाल दो ट्रेडिंग के अंदर, और ये इंटरेस्ट हो गया। अब आराम से देख लो, सॉल्यूशन चेक कर लो, ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट। कोई अमाउंट नहीं समझ में आए तो पूछ लेना।
हाँ जी, डन। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर ही हम हैं, ए पार्ट। अब देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ बैडमिंटन क्लब। क्लब है तो हम एनपीओ पर आ गए हैं। हमारे पास है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, अमाउंट ड्यू, सब्सक्रिप्शन ड्यू, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, पेमेंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर. You are required to ascertain the amount of subscription and sports material that will appear in income and expenditure. Also show how these items would appear in the balance sheet. तो ये तो इस टाइप के तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए, सिर्फ हमें अमाउंट निकालना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का. तो चलो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन का निकालते हैं. जहाँ पर आपको सारे अमाउंट्स दिए हुए हैं वहाँ पर बेस्ट तरीका है सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना चाहिए हमें. तो हम इस केस में देखें क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, सब्सक्रिप्शंस अकाउंट की मदद से. तो सब्सक्रिप्शंस अकाउंट आप बना लो साथ साथ वहीं पर कहीं स्पेस में. सब्सक्रिप्शन अकाउंट जहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन हो, बेस्ट है अकाउंट बना लो. सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे कैसे बनाते थे? सबसे पहले आता था टू सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग. ये होगा पिछले साल का, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग. और क्रेडिट साइड पर आता था करंट ईयर आउटस्टैंडिंग. फिर ऐसे ही हम दिखाते थे रिसीव्ड इन एडवांस. तो बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस. ये होता था एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल के एंड में जो था. और करंट ईयर के लिए डेबिट साइड पर. फिर क्रेडिट साइड पर आएगा जितना हमने रिसीव किया. बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. हमें इस बार इनकम एंड एक्सपेंडिचर निकालना है तो ये हमारी बैलेंसिंग फिगर इस बार बनेगी. तो अकाउंट माइंड में है, अब सिर्फ पोस्टिंग करते हैं. हमारे पास है सब्सक्रिप्शंस ड्यू बिगिनिंग में 67,500, क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग आ रहा है 99,000. अब क्वेश्चन में से देख के अमाउंट्स पोस्ट करते हैं. फिर हमारे पास सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लास्ट ईयर का 54, करंट ईयर का आ रहा है 31,500. सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर बाय रिसीट एंड पेमेंट 2250. सारे अमाउंट्स पोस्ट हो गए. इनकम एंड एक्सपेंडिचर का निकलेगा बैलेंसिंग फिगर. देख लो कितना आ रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर.
23,04,000। आप प्लस माइनस भी कर सकते हो, लेकिन अकाउंट बनाकर बहुत आसान है। 2 आउटस्टैंडिंग बाय एडवांस प्रीवियस ईयर, बाय आउटस्टैंडिंग टू एडवांस करंट ईयर, और रिसीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट। फिर उसके बाद हमें निकालना है स्पोर्ट्स मटेरियल। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना दिखेगा, तो कितना दिखेगा, कंज्यूम्ड दिखेगा। सबसे पहले परचेजेस निकालते हैं। अकाउंट बनाना हमेशा बेटर है, तो क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। हमने क्लास में भी हमेशा अकाउंट बनाकर ही किया है, अकाउंट बनाकर ही इजी रहेगा। क्रेडिटर्स अकाउंट कैसे बनता है हमें आता है। हमें क्वेश्चन दे रहा है अमाउंट ड्यू फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, यानी कि स्पोर्ट्स मटेरियल के क्रेडिटर्स। तो सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, हमारे पास है 4,05,000। फिर है टू बैलेंस कैरेट डाउन 585। फिर पॉइंट नंबर 3 कह रहा है पेमेंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। तो क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे तो एंट्री बनाएंगे क्रेडिटर्स टू बैंक, तो टू बैंक 13,50,000। मैंने हमेशा अकाउंट बनाया है, आपने खुद से स्टेटमेंट बनाई है। मैं हमेशा अकाउंट प्रेफर करती हूँ। क्या मतलब है अकाउंट्स के टीचर बनने का, और क्या मतलब है अकाउंट्स के स्टूडेंट होने का, अगर हमें अकाउंट ही नहीं बनाना। हाँ हाँ, तो बना लेना, इसमें क्या प्रॉब्लम है, बना लो। तो हम यहाँ पे निकालेंगे बाय परचेजेस बैलेंसिंग फिगर। देख लीजिए कितनी आ रही है, 15,20,000, 30। स्टेटमेंट बना के भी आप कर सकते हो, प्लस माइनस कर सकते हो, गलत नहीं है। दोनों तरीके में से कैसे भी कर सकते हो। अब हमने एक बार परचेजेस निकाल लिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जाना है मटेरियल कंज्यूम्ड। कंज्यूम्ड कैसे निकालते हैं, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। सारे अमाउंट्स हमें गिवन है। ओपनिंग स्टॉक 450, परचेजेस हमने निकाली 1530, क्लोजिंग 675। अभी जो लास्ट टेस्ट हुआ था ना आप सबका अकाउंट्स का, उसमें इसमें बहुत बच्चों ने गलती करी है। आपको स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड दिखाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बहुत सारे बच्चे ओपनिंग अलग दिखा रहे हो, क्लोजिंग अलग दिखा रहे हो। किसी ने ओपनिंग क्लोजिंग दिखाया ही नहीं, सिर्फ परचेजेस दिखाया है। तो भाई ध्यान रखो, जहाँ पर ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, वहाँ आई&डी अकाउंट के अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम कंज्यूम्ड निकाल करके अमाउंट दिखाते हैं। तो ये हमारा अमाउंट आएगा मटेरियल कंज्यूम्ड का। कितना अमाउंट आ रहा है, 13,05,000। ये हमारे क्वेश्चन का ए पार्ट हुआ है। बी पार्ट है ऑल्सो शो हाउ दीज आइटम्स वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 21। तो ये तो बहुत आसान है, 4 चीज़ें ही तो जानी है। सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग रिसीव्ड इन एडवांस, और हमारा स्टॉक, स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक, और क्रेडिटर्स का हमारा क्लोजिंग बैलेंस। अब आप चेक करो सॉल्यूशन।
इंस्टीट्यूट ने स्टेटमेंट बना के निकाला हुआ है, सारा प्लस माइनस करा हुआ है, हमने यहाँ अकाउंट बना के देखा है। दोनों में से जिससे आपकी दोस्ती अच्छी हो वैसे पेपर में कर देना। और सॉल्यूशन के बाद फिर लास्ट में बैलेंस शीट इसी तरीके से बनाएंगे, साथ में ये लिखेंगे एन एक्सट्रैक्ट। बिल्कुल छोटी सी बैलेंस शीट है, दो दो पोस्ट हर दोनों तरफ हमने करी है। हाँ जी, चलें लास्ट क्वेश्चन पर। यहाँ तक हो गए 100 नंबर पूरे, अब 120 लेने की तैयारी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, लास्ट क्वेश्चन। कितने पार्ट्स हैं क्वेश्चन में? 3। 10 + 5 + 5, बिल्कुल पेपर पैटर्न है। 3 पार्ट ही आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, और ऐसे ही आते हैं 2 कंपनी अकाउंट्स के और 1 पार्ट थ्योरी, बिल्कुल वैसे ही आपके सामने है। अच्छा, पार्ट नंबर बी तो देखो ऐसा ही लास्ट टेस्ट में भी दिया था। मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ, लास्ट टेस्ट में जो आपके सामने क्वेश्चंस मैंने दिए हैं और जो एमटीपी में आए हैं वो सेम चल रहे हैं, और मैंने ये मॉक टेस्ट देखा नहीं था टेस्ट बनाते समय, तो मतलब एक इंडिकेशन है, अच्छे से कर लेना जो लास्ट टेस्ट में आया था और जो एमटीपी में है। और ये वाला ना तुम लोगों ने वैसे मेजॉरिटी ने सबने गलत करा है, करा ही नहीं, या तो करा ही नहीं, या तो तुम लोगों ने गलत करा है। अभी ज़रा दोबारा देखते हैं आराम से। पहले तो ए पार्ट देखें। ए पार्ट में हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है 4 फीचर की और री इशू की, तो ये तो आसान है, हम बना लेंगे। अखिल प्राइवेट लिमिटेड forfeited 9,000 shares, 10 called up, non-payment of allotment 3, final call 4. He has paid the application money of 3 per share and then these shares were reissued. ठीक है, 4 फीचर की जनरल एंट्री बनाएंगे। सबसे पहले तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, किस अमाउंट से? 90,000, 9,000 इंटू 10। 2 सबसे पहले शेयर 4 फीचर 9,000 इंटू में 3। उसके बाद 2 कॉल्स इन अरियर्स करोगे या 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल? कितने बच्चे कह रहे हैं कॉल्स इन अरियर्स करेंगे, और कितने बच्चे कह रहे हैं हम पहले शेयर अलॉटमेंट करेंगे और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करेंगे? आप लोग भूल जाते हो बातों को। कंपनी अकाउंट्स पढ़ते समय मैंने आपको स्पेशली बताया था, हम लोग कॉल्स इन अरियर्स में तभी ट्रांसफ़र करेंगे अगर क्वेश्चन कहेगा। अगर क्वेश्चन नहीं कहता है आप कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट ओपन नहीं करोगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने कॉल्स इन अरियर्स का जिक्र नहीं किया, तो हमारी एंट्री क्या बनने वाली है? शेयर कैपिटल डेबिट, 2 शेयर 4 फीचर, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। उसके बाद जब हमने शेयर रीइशू किए, रीइशू करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल। उसके बाद थर्ड एंट्री जो खुद से बनानी है वो कौन सी होगी? कैपिटल रिजर्व। अब देखो ध्यान से, जहाँ पे सारे शेयर्स रीइशू हो गए ना, वहाँ कैपिटल रिजर्व कैसे निकालना है? बैलेंसिंग फिगर। तो जहाँ सारे शेयर्स रीइशू हो गए वहाँ कोई दिक्कत है ही नहीं, बैलेंसिंग फिगर हमारा क्या आएगा? कैपिटल रिजर्व। चेक करते हैं इसका आंसर। देखो सबसे पहले शेयर कैपिटल डेबिट 90,000, शेयर 4 फीचर 27,000, शेयर अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब क्या पेपर में कॉल्स इन अरियर्स डालोगे? नहीं, सिर्फ कब डालना? जब क्वेश्चन बोलेगा, नहीं तो नहीं डालना। सेकेंड एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, हमें 8 रुपये मिल रहे हैं, पहले हमने 10 रुपये कॉल करे हुए हैं, तो भाई 2 रुपये का डिस्काउंट है, वो चला जाएगा शेयर 4 फीचर अकाउंट में। बैंक डेबिट, शेयर 4 फीचर डेबिट 2 शेयर कैपिटल,
फिर हमें डालना है शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, कितना अमाउंट आएगा, बैलेंसिंग फिगर। देखो शेयर फॉरफीचर क्रेडिट हो रहा है 27,000 से, डेबिट हो रहा है 18,000 से, तो भाई कितना बैलेंसिंग फिगर है, 9,000। जहाँ पर आपके सारे शेयर्स रीइशू हो गए वहाँ पर कैपिटल रिजर्व कैसे निकालोगे, बैलेंसिंग फिगर। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। Mr. C, holder of 10,000 preference shares of rupees 100 each, 70 called up, could not pay his dues on allotment and first call. Directors forfeited the above shares and reissued 8,000 of such shares at rupees 60 per share, paid up as rupees 70. सबसे पहले तो forfeiture की एंट्री बनाएं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से, 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स इनटू में 70 रुपीज़ कॉल्ड अप आएगा। टू शेयर फॉरफीचर कितना, 30, 20 रुपये नहीं आए अलॉटमेंट पे, 20 रुपये नहीं आए फर्स्ट कॉल पे, टोटल हैं 70 रुपये। तो 20 रुपये अलॉटमेंट, 20 रुपये फर्स्ट कॉल, 30 रुपये का फॉरफीचर। सबसे पहली एंट्री देखें, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 70 रुपये से, शेयर फॉरफीचर 30 रुपये से, अलॉटमेंट 20, फर्स्ट कॉल 20। फिर हमने शेयर्स कर दिए रीइशू 8,000 शेयर। क्वेश्चन कह रहा है 60 पर शेयर, इसको ऐसे पढ़ना 60 पर शेयर कॉमा पेड अप एज 70 पर शेयर, नहीं यहाँ पे लगाना 60 पर शेयर पेड अप एज 70 रुपये पर शेयर। हमने पहले भी कितना मंगवाया है, 70 रुपये, तो हम अब शेयर कितने का मान रहे हैं, 70 रुपये का। 70 रुपये के शेयर पे हम कितने दे रहे हैं, 60 रुपये, यानी कि 10 रुपये का हम दे रहे हैं डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट हमारा चला जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। तो बैंक डेबिट, शेयर फॉरफीचर डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब जब हम अगली एंट्री बनाएंगे कैपिटल रिजर्व की, इस बार बैलेंसिंग फिगर नहीं जाएगा, रीज़न सारे शेयर्स इशू हमारे नहीं हुए। अब जब हमारे सारे शेयर्स इशू नहीं हुए तो लॉजिकली निकालो कैपिटल रिजर्व। ओरिजिनल इशू पर कितना मिला था, पर शेयर ओरिजिनल इशू पर कितना मिला था, 30 रुपये। पहली बार हमने इशू किए 30 रुपये मिले। जब हमने दूसरी बार री इशू किया तो क्या कोई नुकसान हुआ है, कितने रुपए का, 10 रुपये का। कंपनीज एक्ट ने क्या कहा था, पहली बार जो इशू किया उसका सारा का सारा पैसा कैपिटल रिजर्व है, लेकिन अगर री इशू पे कोई लॉस है तो माइनस कर देना। पहली बार इशू किया 30 रुपये मिले, री इशू पे लॉस है 10 रुपये, कैपिटल रिजर्व हमारा है 20 रुपीज़ पर शेयर। हमने कितने री इशू करे हैं, 8,000, तो कैपिटल रिजर्व है 8,000 इंटू में 20 रुपये। तो हम इस केस में कैपिटल रिजर्व पर शेयर निकालेंगे और जितने शेयर्स हमारे री इशू हो चुके हैं उसके अकॉर्डिंग शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व 1,60,000। देखिए ICAI का वर्किंग नोट, देखो सेम चल रहा है, पर शेयर ही निकाला हुआ है 20 रुपये और फिर हमने ट्रांसफ़र कर दिया। बोलो क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट क्लियर है, डन। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर, जो मेजॉरिटी ने गलत किया था, अब अच्छे से देख लेना। गैलेक्सी लिमिटेड इशूड 10,008% debentures of nominal value of 1 CR as follows. To sundry persons for cash at 90% of nominal value 25 लाख। नॉमिनल वैल्यू का मतलब है फेस वैल्यू, इसका मतलब है डिबेंचर्स अकाउंट में जो वैल्यू आएगी। जब आप जर्नल एंट्री में डिबेंचर्स अकाउंट बनाओगे उसमें हमेशा कौन सी वैल्यू आएगी, नॉमिनल वैल्यू। तो हमने यहाँ पे लोगों को डिबेंचर्स इशू किए हैं,
तो एंट्री बननी है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। बैंक में आएगा 90%, डिबेंचर्स में जाएगी पूरी नॉमिनल वैल्यू, डिफरेंस कहाँ चला जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट के अंदर या लॉस अकाउंट के अंदर, डिस्काउंट के अंदर। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कब खुलेगा, डिस्काउंट ऑन इशू होना चाहिए, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन होना चाहिए। जब सिर्फ डिस्काउंट ऑन इशू है तो आप लोग लॉस ऑन इशू अकाउंट नहीं खोलोगे, जो आप सबने खोला है लास्ट टेस्ट में। लास्ट टेस्ट में खोल लिया, फाइनल टेस्ट में नहीं खोलोगे, लॉस ऑन इशू नहीं आएगा। यहाँ पे कौन सा अकाउंट आएगा, डिस्काउंट ऑन इशू। उसके बाद ये 2 पार्ट में बनाना है, वो आपकी मर्ज़ी, एक पार्ट में भी बना सकते हो, एंट्री करेक्ट रहेगी, बैंक डिस्काउंट टू डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स के अंदर टोटल नॉमिनल वैल्यू 25 लाख, बैंक के अंदर 90%, जितना हमें पैसा मिल रहा है। फिर देखो अगला, हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं टू अ वेंडर फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स वर्थ ₹10 लाख, 1250 नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू कौन से अकाउंट में जाएगी, डिबेंचर्स अकाउंट में। तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट में कितना जाएगा, 10 लाख। हमने फिक्स्ड एसेट खरीदे, फिक्स्ड एसेट डेबिट, बदले में हमने डिबेंचर्स इशू किए। 2 पार्ट में एंट्री बना रहे हैं, पहले फिक्स्ड एसेट टू वेंडर 10 लाख, फिर वेंडर डेबिट 10 लाख, डिबेंचर्स में आना है 12.5, डिफरेंस चला गया डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ये कई बच्चों का सही था सेकंड पार्ट। फर्स्ट तो सबका ही गड़बड़ था, ऑलमोस्ट सब ने लॉस अकाउंट खोला था, डिस्काउंट खोलेंगे। सेकंड पार्ट कई बच्चों का सही था, फिक्स्ड एसेट टू वेंडर, वेंडर डिस्काउंट टू डिबेंचर्स। लास्ट पार्ट, हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं एज कोलैटरल सिक्योरिटी। 2 ट्रीटमेंट हैं, या तो आप बनाओगे डिबेंचर सस्पेंस, वहाँ से जर्नल एंट्री, या फिर सिर्फ आप क्या दोगे, नोट। बेस्ट क्या है, नोट दे दो आप, ख़त्म, जर्नल एंट्री बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। एंट्री सिर्फ किसकी बनेगी, लोन की। लोन की एंट्री क्या होती है, बैंक टू बैंक लोन। पेपर में कईयों ने करा है बैंक लोन टू बैंक, ये सिली मिस्टेक है, इसको ध्यान रखना। लोन लिया तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक टू बैंक लोन। तो भाई बैंक टू बैंक लोन, डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर नहीं, फिर तो आप एंट्री बनाओगे ना। हाँ हाँ, पर क्यों बनाओगे बेकार में, एंट्री क्यों बनाओगे, आप नोट दे दो, सिंपली लिख दो डिबेंचर्स आर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। बाकी आपको मज़ा आ रहा हो एंट्री बनाने में तो बनाओ। नॉमिनल वैल्यू, डिबेंचर्स की एंट्री हमेशा डिबेंचर्स की नॉमिनल वैल्यू के साथ। तो भाई यहाँ पर हमने बनाया बैंक टू बैंक लोन 10 लाख, ख़त्म। नोट में आएगा नो एंट्री इज़ मेड एट द टाइम ऑफ मेकिंग इशू ऑफ सच डिबेंचर्स। सच डिबेंचर्स मतलब डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। उसके बाद हमारा थ्योरी क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। इसका दूसरा नाम क्या था, रिटेल इन्वेंट्री मेथड। कौन से लोग इसको यूज़ करते हैं, लार्ज रिटेलर्स, जिनके पास बहुत सारी इन्वेंट्री है। आप एक तो दूसरा नाम लिखोगे, डेफिनेशन लिखोगे, लार्ज रिटेलर्स इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद कैलकुलेशन का तरीका बताओगे। क्या था तरीका, कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस माइनस जीपी मार्जिन, हमें क्या मिल गया, क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस। और उसके बाद लास्ट, राइट शॉर्ट नोट ऑन प्रिंसिपल मेथड्स ऑफ एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कौन कौन से मेथड, फीफो, वेटेड एवरेज, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। लीफो नहीं लिखना, इट इज़ नॉट अलाउड इन इंडिया, एज पर AS2 लीफो इज़ नॉट अलाउड। तो प्रिंसिपल मेथड्स क्या बताने, फीफो, वेटेड एवरेज, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। हम एडजस्टेड सेलिंग प्राइस भी बताते, पर हम ऊपर बता चुके हैं ऑलरेडी A पार्ट में, इसलिए हम B पार्ट में दोबारा से नहीं लिखेंगे।
ठीक है, और बस इसके साथ ख़त्म हो गया हमारा, ख़त्म हो गया मॉक टेस्ट पेपर। कितने नंबर मिले हैं हमें? 120 नंबर। 100 में से हम लेकर आए हैं 120 नंबर। तो भाई मॉक टेस्ट पेपर देख कर के आपको खुद को ये भरोसा हो रहा है कि पेपर देकर आ सकते हैं और अच्छे अच्छे नंबर हमें जो हैं मिलेंगे। ठीक है, तो आज फिर इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।